हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवध एग्री क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th कृषि फसल विज्ञान के पेपर के बारे में और इसका हम हल सहित व्याख्या भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है और या 50 नंबर का होता है। तो इसके बाद हम चलिए पेपर को हल करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीट्रेट लेंटस वैज्ञानिक नाम है। तो आप लोगों ने मतलब वैज्ञानिक नाम तो रट ही लिया होगा, क्योंकि आप लोग 10वीं में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे और 12th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बोटेनिकल नाम सबका आपको याद ही होगा। तो चलिए इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको देख सही जवाब तरबूज। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आप लोगों को बता दूं कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यूपी के कानपुर में है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है। तो हमारी जो 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि है वो क्षारीय भूमि कहलाती है, और जो 7 से कम होती है वो अम्लीय कहलाती है, और जो 7 होती है जिस भूमि का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन भूमि कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्षारीय भूमि इसका। अल्फांसो प्रजाति है। तो अल्फांसो एक आम की प्रजाति है। तो अगर पपीता की प्रजाति की बात करें तो हो जाएगा ये पूसा जयंत, और फिर इसका हो जाएगा ये उमरान और गोला सेब। इसकी मतलब इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। और ये इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49 आप लोग ही जानते होंगे कि आम की वो अरमूद की प्रजाति है। तो ह्यूपटेल देहिक विकार होता है। तो हमारा जो ह्यूपटेल देहिक विकार होता है हमारे फूल गोभी में होता है। किसकी कमी से होता है, ये मोलिबेंडम की कमी से होता है। तो आगे चलिए देखते हैं एक कलर रोट क्या है। तो एक कलर रोट एक सेब की बीमारी है, फफूंदजनित सेब की बीमारी है। अमरूद किस मौसम में सर्वाधिक उपज देता है। तो ये मृग बहार में सर्वाधिक उपज देता है। इसमें कौन सा बार अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार होता है, जो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी मतलब केले की समान दूरी कितनी। तो केले की समान दूरी वैसे तो 1.8 इंटू 1.8 है, या फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5 मीटर एक केले की समान दूरी है। तो आप लोगों को पता ही होगा जितनी भी हमारे को गोभी वर्गीय फसलें उनमें सब कोल क्रॉप्स कहते हैं। और लीची की व्यावसायिक प्रसरण विधि का नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा एक हो जाएगा गोटी और एक हो जाएगा एयर लेयरिंग। एक गोटी हो जाएगा, एक लेयरिंग जो कि इसका लीची का व्यावसायिक प्रोपगेशन है। तो आगे देखिए, सेब के प्रमुख रोग का नाम बताइए, उसके नियंत्रण के उपाय भी लिखिए। तो सेब के जो प्रमुख रोग है इसका मतलब ये लिख सकते कलर रोग जो है सेब की बीमारी है। ल्यूगिन फसलें क्या है, जैसे कि अगर आप ऐसा पूछ रहा है 1 नंबर में 2 नंबर पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं दुलानी फसलों को ल्यूगिन फसल कहते हैं। अगर आप लोग और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो एक कलर रोट है, पहले का आप कलर मतलब सेब की बीमारी देख ली। जो सेब की बीमारी है सेब का जड़ सड़न रोग या कलर रोट। सेब की एक फफूंद जनित बीमारी है जिसके कारण सेब की जड़ें गल जाती हैं या सड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण की बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए सर्दियों में सेब की जड़ों के पास की मिट्टी को हटाकर तथा सड़ी हुई पेड़ की छाल को काट कर या चाकू से छीलकर चौबटिया पेड़ लगा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10 से 15 दिन तक जड़ों को खुला छोड़ने के बाद 1% ब्रेसिकॉल 75 WP मतलब मात्रा से नामक दवा के घोल को 8 से 10 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर इसकी अतिरिक्त हम डालना चाहें तो क्या डाल सकते हैं, इसको हम ना डालें तो इससे इंडोसल्फान 35 EC नामक दवा से उपचारित करना चाहिए। और अगर हम ल्यूगिन फसलों की बात करें तो हमारी ल्यूगिन फसलें हो जाएंगी वे पौधे जिनकी फलियों के अंदर बीज पाए जाते हैं और जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। या मतलब एक काफ़ी वैसे मतलब वैज्ञानिक परिभाषा है। जैसे वे पौधे जिनकी फलियों के अंदर बीज पाए जाते हैं, वे पौधे जिनकी फलियों के अंदर बीज पाए जाते हैं और जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, उन्हें ल्यूगियम क्रॉप्स कहते हैं या ल्यूगियम क्रॉप्स कहते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। हम अगर आगे की बात करें तो इसमें क्या है, क्षारीय भूमि सुधार हो तो 2 सुधारकों के नाम लिखिए। तो एक पायराइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम ही पूछा है 2 नंबर में। और सिंचाई की रिंग विधि को चित्र द्वारा दिखाइए। तो या बेसिन पूछिए, सिंचाई की रिंग विधि पूछिए, थाला विधि पूछिए, तो मतलब एक ही होता है, इसका इंग्लिश नाम है।
तो ये हो गया हमारे रिंग हो गए, इसमें पौधे रहते हैं, और ये हो गया नाली। तो पौधे, रिंग, ये हो गया हमारी सिंचाई वो इसमें पौधे रहते हैं, इसको मतलब रिंग बोलते हैं, इसको रिंग बोलते हैं। चाहे रिंग विधि बोले या थाल रिंग मेथड बोले, रिंग मेथड बोले, थाला विधि बोले, बेसिन विधि बोले, सबका एक ही होता है। ये हो गया हमारा, यहाँ पर पौधे रहेंगे, यहाँ पर रिंग हो गया, तो ये हो गया हमारा थाला विधि। अगर इसकी हम क्या, ये हो गया इसका चित्र हो गया। और इसकी मतलब बात करें हम, तो मतलब इसमें अगर इसकी हानि की बात करें तो इसमें श्रम अधिक लगता है, और इसकी मतलब देखभाल करने में श्रम अधिक लगता है, प्लस इसमें प्रारंभिक में खर्च भी अधिक लगता है। और इस मतलब इसमें उतना अच्छे नहीं, इसमें जो है फल वृक्षों के, जैसे फल वृक्षों का हो गया, फल वृक्ष हो गए, और फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हो गए, कि मतलब सब अच्छी विधि मानी जाती है। जैसे कि हम देखिए यह विधि अधिकतर बाग बगीचों की सिंचाई में प्रयोग की जाती है। पौधे को पानी आवश्यक मात्रा में मिल जाता है, पौधे को पानी समान मात्रा में प्राप्त होता है, पौधे की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। और अगर हम खाली बात करें तो ये और कौन क्वेश्चन है, तो बैगन की एक हानिकारक कीट का नाम एवं नियंत्रण लिखिए। तो बैगन की एक हानिकारक कीट, अगर हम इसका रोग की बात करें कि मतलब बैगन में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो आप याद कर लीजिए। बैगन में एक हो गया, बैगन में एक रोग लगता है रेड डंपिंग ऑफ, जो कि एक पिथियम उसके कवक द्वारा लगता है। इसके बाद एक लगता है लिटिल लीफ, जो कि लगता है मतलब माइकोप्लाज्मा द्वारा लगता है। एक होता है लीफ स्पॉट, जो कि कवक के फफूंद द्वारा लगता है। एक हो गया लीफ स्पॉट, ये लगता है हमारे कवक द्वारा है, फफूंद द्वारा। वही लगता है माइकोप्लाज्मा द्वारा, और ये लगता है हमारे पिथियम वंश के कवक द्वारा। और अगर इसका मतलब इसमें एक काफ़ी मतलब बार पूछा जाता है कि इसका एक जो है रूट नोट ये रोग मतलब किस में लगता है, इसको हिंदी में कहते हैं मूल ग्रंथ। इस मतलब बोलते हैं किस में लगता है, तो ये जो रूट ग्रंथ है या फिर रूट नोट है, ये लगता है बैगन में लगता है। ये सूत्रकृमि द्वारा ये सूत्रकृमि है, इस सूत्रकृमि द्वारा फैलता है। इसको जैसे हो गया एक सूत्रकृमि द्वारा फैलता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कीट पूछा था, इसकी कीट हो जाएगी एपिलेक्ना बीटल, या फसल को पौध घर से ही हानि पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। इस कीट की शिशुवत लाल हो इस कीट की शिशु छोटे व लाल होते हैं। यह कीट पत्तियों को खाकर छलनी जैसा बना देता है। अगर इसके नियंत्रण की बात करें तो एक कीट है, इसके नियंत्रण के लिए सेबिन डाल सकते हैं, या फिर साइपरमेथ्रिन 10% सेबिन या साइपरमेथ्रिन के 0.15% यानी कि 1.5 किलोग्राम मात्रा 1.5 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में 15 दिन घोल बनाकर 15 दिन के अंदर छिड़काव करने से इसका मतलब रोकथाम किया जा सकता है। अगर एक कीट और की बात अगर मतलब दूसरा बात करें हम, तो एक होता है लाल माइट, या अगर आप लोग इसे नहीं याद हैं तो आप इसे लिख सकते हैं लाल माइट। तो यह एक छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है तथा उन्हें कमज़ोर बना देता है, तथा पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। जब मतलब पत्तियों का रस चूस लेंगे तो जो है अपने आप ही गिरने लगती हैं। तो अगर हम बात करें इसके नियंत्रण के लिए कि जैसा इसमें है कि 1.5 किलोग्राम साइपरमेथ्रिन 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, वैसा इसमें भी हो जाएगा वही दवा, क्योंकि कीट है। अगर हम बात करें नींबू के 2 प्रमुख रोगों के नाम तथा उनसे होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं नींबू के। पहले आप लोग तो इसे देख लीजिए कि नींबू में एक पहले लगता है सिट्रस कैंकर और एंथ्रेक्नोज, एक होता है गमोसिस। जो हमारा सिट्रस कैंकर है, ये मतलब एक सिट्रस कैंकर हो जाता है, और एक हो जाता है एंथ्रेक्नोज। जो एंथ्रेक्नोज है ये नींबू वर्गीय सभी फसलों में लगता है, सभी जितने भी फसल है नींबू वर्गीय में सब में लगता है एंथ्रेक्नोज। और जो ये सिट्रस कैंकर है, ये भी काफ़ी नींबू का इम्पोर्टेंट रोग है, जो ये जीवाणु द्वारा लगता है। और इसकी मतलब जो ये एंथ्रेक्नोज है, यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं कि मतलब किसके द्वारा लगी, काफ़ी
काफ़ी मतलब इसके लिए काफ़ी कारण है। जैसे कि इस एक बार देखा गया है कि यहाँ पर लगभग उतना याद नहीं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसकी सिट्रस कैंकर के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह रोग जैंथोमोनास यह एक जीवाणु जनित रोग है जो जैंथोमोनास सिट्राई द्वारा लगता है। इससे पत्तियां, कांटे, फल और फिर टहनियाँ प्रभावित होती हैं। इस रोग से पहले हल्के पीले रंग के धब्बे नजर आते हैं। तो अधिकतर जितने भी रोग हैं उसमें मतलब कोई धब्बे बनते हैं, कहीं पीले धब्बे बनते हैं, कहीं लाल धब्बे बनते हैं, तो अधिकतर कहीं सफ़ेद धब्बे बनते हैं। तो ऐसे इसमें जो है ये पीले धब्बे नजर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जैंथोमोनास सिट्राई द्वारा लगता है। इसको मतलब कई बार इसको पूछा जाता है कि इस सिट्रस रोग किसके कारण लगता है, तो आप लोग इसे याद करिए, जैंथोमोनास सिट्राई द्वारा लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाद में भूरे पड़ जाते हैं, जो हमारे पीले रंग के धब्बे होते हैं, तो ये बाद में पीले पड़ जाते हैं तथा इनकी बनावट खुरदरी हो जाती है। और अपनी कागजी नींबू में यह रोग सबसे अधिक लगता है। यह रोग नर्सरी तथा बड़े पौधे पेड़ दोनों में लगता है। जैसे कि मतलब ये कभी मतलब कोई रोग ऐसा होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ नर्सरी में लगता है, या तो मतलब बड़े होने पर लगता है। तो ये दोनों पर इसका प्रकोप होता है, चाहे नर्सरी में हो और चाहे हमारा बड़े पेड़ हो जाए, सब में लगता है। इसके नियंत्रण की बात करें तो गिरी हुई पत्तियों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए, जिससे हमारे जीवाणु जो है वो मर जाए या नष्ट हो जाए, या उसे गड्ढा खोदकर ज़मीन में दफना देते हैं। तो और जो रोगग्रस्त टहनियाँ होती हैं, बरसात के पहले उसकी मतलब कटाई छटाई करके रोग को फैलने से रोका जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसके अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त जो फाइटोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इस स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को 500 ppm के छिड़काव से भी रोकथाम किया जा सकता है। तो अगर मतलब कि वैसे तो रासायनिक भी द्वारा किया जा सकता है, इसे भी जैसे कि भी बताएं, टहनियों को काट कर जला देते हैं, पत्तियों को जो हमारी पत्तियाँ होती हैं जो गिर रहती हैं, इस पर जीवाणु जीवित रहते हैं ना, तो मतलब उसको हम लोग जला देते हैं या गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगर रोग का प्रकोप ज़्यादा है इसके नियंत्रण के लिए, तो फाइटोमाइसिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को 50 ppm के छिड़काव से भी रोकथाम किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें डंपिंग अप, टमाटर की अर्धगलन रोग के लक्षण में इसके नियंत्रण के उपाय लिखी। तो ये जो टमाटर का ये जो डंपिंग ऑफ है, ये डंपिंग ऑफ है, मतलब अर्धगलन को डंपिंग ऑफ कहते हैं। तो जितनी भी सब्जियां हैं ना, जितनी भी सब्जियां होती हैं सभी में यह रोग लगता है। जितनी भी सब्जियों की फसल है ना, इस सभी में यह रोग लगता है। और इसकी मतलब लक्षण से तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या होता है। तो यह रोग प्राय सभी प्रकार की सब्जियों की पौध में लगता है। जो पौध घर होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा लगता है सभी प्रकार की सब्जियों में। इसे पौध गलन भी कहते हैं। यह पिथीय वंश के कवक के कारण होता है। इस बीमारी के कारण नर्सरी में छोटे छोटे पौधे सूख जाते हैं। बीमार पौधे हल्के पीले, जो हमारे बीमार पौधे होते हैं वो हल्के पीले रंग के हो जाते हैं और भूमि की सतह के पास भूरा तथा सूखा हुआ नजर आता है। इस रोग का मुख्य लक्षण नर्सरी के जो पौधे होते हैं मुरझाकर सूख जाते हैं, जिसके कारण ना तो हमारी नर्सरी एकदम खाली जगह दिखाई देती है, जिसकी नर्सरी बहुत से क्षेत्र खाली नजर आते हैं। इससे मतलब जब कोई भी पहले जब नर्सरी तैयार होता है, जब नर्सरी के लिए हम बीज डालते हैं, तो मतलब काफ़ी एकदम अच्छा से पौधा आता है। जैसे कि अब हम जान लीजिए, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर नर्सरी डाला, तो यहाँ पर हमारे एकदम पास पौधे हैं। जैसे कि मतलब डंपिंग ऑफ हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मतलब कहीं पर दूर पौधे हो जाएंगे, मतलब कुछ पौधे सूख जाते हैं, जिससे कि हमारे जो नर्सरी का क्षेत्र है उसमें बहुत कम पौधे दिखाई देते हैं। और इसके नियंत्रण की बात करें तो रोकथाम करें तो नर्सरी के लिए बलुई मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि बलुई मिट्टी में पानी नहीं रुकता है। और बीजों को फफूंदनाशी रसायन के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जल भराव एवं पेड़ों पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर का है, 4 नंबर का आता है। तो चलिए देखते हैं जल भराव। पहले हम लोग जल भराव देखें। जल भराव को ना वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग को ही जल भराव कहते हैं। जल भराव को वाटर लॉगिंग कहते हैं। इसका एक नाम है जलाक्रांति। तो चलिए देखते हैं इसका। देखो, जब किसी सिंचित क्षेत्र में जलावरोध के कारण जल की मात्रा आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक हो जाती है, तो उसे जल भराव या वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो इस पर मतलब पौधे पर इसका निम्न प्रभाव पड़ता है। पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
तो मिट्टी पर इसका प्रभाव पड़ता है कि मिट्टी की भौतिक संरचना तथा रासायनिक गुण दोनों कम हो जाती हैं, मतलब दोनों बिगड़ जाती हैं। मिट्टी में फफूंद और रोग बढ़ते हैं। उसके बाद मिट्टी में हानिकारक गैस बनती हैं, जैसे हमारा हो गया मिट्टी में हानिकारक गैस बना जैसे CH4, जिसे मार्स या मीथेन गैस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे H2S हो गया, और फिर इसमें CO2 गैस, मतलब इत्यादि मतलब हानिकारक गैस बनती हैं, जो कि मतलब हमारे उसके लिए हानिकारक होता है हमारी फसलों के लिए। और पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की हानि होती है। और फिर जिसमें हमारा टमाटर में डंपिंग ऑफ है, एक बीमारी और लगता है इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक लगता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये मतलब आलू में भी लगता है और टमाटर में भी लगता है, दोनों में लगता है। अगर हम बात करें कि मतलब कि जो ये है पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो मतलब जड़ों को ऑक्सीजन कम मिलता है। हमारे पौधे लगातार मतलब पानी में रहते हैं, तो मतलब ऑक्सीजन काफ़ी कम मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण हम वो सूख जाते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और जड़ें सड़ जाती हैं। पोषक तत्व का अवशोषण कम होता है, अवशोषण नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं। पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भोजन नहीं बना पाते हैं, ऑक्सीजन का अभाव रहता है। उपज, अब साधारण सी बात है कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो उपज और वृद्धि में काफ़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी हानि होती है। अगर हम बात करें अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का, कृंतन क्या, इसको मतलब प्रूनिंग भी कहते हैं। अभी हमने कल एक क्लास कराया था जो गुलाब की खेती पढ़ा था, उसमें बताया था कि गुलाब में प्रूनिंग की जाती है। तो इसके लाभ एवं सीमाओं का व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूनिंग के लाभ। पहले देखिए प्रूनिंग क्या होता है। तो प्रूनिंग पौधे के अंदर उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य तथा फल उत्पादन में एक संतुलन कायम रखने के उद्देश्य से जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे के अंदर उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य तथा फल उत्पादन में एक संतुलन कायम रखने के उद्देश्य से जो कटाई छटाई की क्रिया की जाती है उसे प्रूनिंग कहते हैं या कृंतन कहते हैं। इसके लाभ की बात करें तो इसकी वजह से प्रूनिंग द्वारा पौधे को अधिक आकर्षक बनाया जाता है। जैसे मतलब अभी आप कहीं गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे ना कि पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे प्रूनिंग द्वारा पौधों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किसी भी आकृति में बदल दिया जाता है। इसके बाद प्रूनिंग द्वारा पौधे के ऐसे भागों को काट कर अलग कर दिया जाता है जिन पर रोग एवं कीटों का प्रकोप हो। जो पहले जैसे भी सिट्रस में अभी हम लोग बात की कि सिट्रस कैंकर के बारे में बात की कि मतलब जैसे जो इसकी टहनियाँ होती हैं, इसकी टहनियों को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, जिस पर मतलब प्रकोप है तो उसे काट देते हैं, तो मतलब उसमें भी प्रूनिंग करते हैं। अगर हम बात करें कि जो सिट्रस कैंकर में जो टहनियों पर रोग रखते हैं, प्रूनिंग के द्वारा उसे कटाई छटाई करके मतलब बरसात आने से पहले उसके हम अलग कर देते हैं, तो उसे प्रूनिंग कहते हैं। घने फल वृक्षों की शाखाओं को काट छाँट कर पौधे को खोल देते हैं, जिससे हवा और प्रकाश की अधिक मात्रा पौधे ग्रहण कर सकें। जो हमारे पौधे होते हैं, आप देखें जो बाग होते हैं, जिस साइड जहाँ लिए हमारे इतने 1 हेक्टेयर में बाग है, और हम अगर बाग लगाएं तो देखिए आप लोग अधिकतर जो पेड़ हैं इसी साइड झुके रहते हैं। जिस साइड उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है उस साइड वो भागते रहते हैं। और कभी कभी देखिए कोई अगर पेड़ बीच में रहता है ना, तो मतलब काफ़ी पतला हो जाता है। तो इसे मतलब अब जिस साइड अगर कोई भी पौधा हो, जिस साइड प्रकाश पाएगा ना उसी तरफ वो भागेगा। तो आप अगला आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश में सब्जी वाली मटर की व्याख्या कीजिए। तो जो हमारा पूछा जाता है कि मटर खेती भी एक कोई ना कोई खेती आएगा। तो चलिए मतलब पहले हम देख लेते हैं इसकी वैज्ञानिक विधि से, मतलब छोटा लेके शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन जो भी सब है इसमें आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं। जैसे इस जो मटर होती है गार्डन पे होती है, एक गार्डन पे होती है, एक फील्ड पे होती है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला है पाइसम सटाइवा हॉर्टेंस, जो कि एक उद्यान मटर है। और बता पाइसम सटाइवा आर्लेंस, जो कि ये फील्ड पी है, जो खेत में बोया जाता है, ये मतलब उद्यान में बोया जाता है। इसकी अगर कुल की बात करें तो कुल है तो फेवेसी कुल की है। गुणसूत्र संख्या इसमें 14 होते हैं। सीड रेट की बात करें जो हॉर्टेंस है, जो हमारा उद्यान पी है, इसमें 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर लगता है। अगर हम आर्वेंस की बात करें तो जो आर्वेंस होता है इसमें 60 से 80 किलोग्राम लगता है बीज दर। और अगर इसकी हम फल के प्रकार के बारे में बात करें तो इसमें फल का प्रकार पोर होता है, इसके फल को पोर कहते हैं।
इसका मुख्य रोग जो है पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जो इरिसाइफी फॉलीगानी नामक रोग की फफूंद के कारण लगता है। इरिसाइफी फॉलीगानी नामक फफूंद के कारण लगता है। फिर हम आगे बात करें कि प्रतिरोधी किस्म जो है, प्रतिरोधी किस्म रचना है इसकी। बोने से पहले बीजों को FIR से उपचारित करना चाहिए। FIR मतलब होता है फंगीसाइड हो गया, ये फंगीसाइड, ये हो गया इंसेक्टिसाइड, ये जो हो गया राइजोबियम। ये तीनों से उपचारित करके बोना चाहिए। जितनी भी दलहनी फसलें हैं जब हम बोते हैं तो FIR से उपचारित करके बोते हैं। अब आगे है, अगर हम खाद और उर्वरक की बात करें तो 100 से 150 तो मतलब 150 से 200 किलोग्राम। अगर हम सिर्फ किलोग्राम की बात करें ना तो 1500 से 2000 किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम कुंटल में बात करें तो 150 से 200 कुंटल गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद। मतलब बुआई के खेती तैयार, मतलब बुआई की कितने, मतलब खेती की जब तैयारी करते हैं ना तो 4 से 6 सप्ताह पहले 4 से 6 सप्ताह पहले मतलब कंपोस्ट या गोबर की खाद 150 से 200 कुंटल प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम उर्वरक की बात करें तो NPK क्रमशः, जो कि एक ल्यूगियम फसल है, जो एक दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की उतनी ज़्यादा अधिकता मतलब आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके लिए हम 20:60:40 यानी कि NPK प्रयोग करेंगे। और अगर मतलब इसकी क्लाइमेट की बात करें तो एक रबी ऋतु की फसल है, और इससे मतलब जितनी भी रबी ऋतु है तो ठंडी जलवायु का ये मतलब फसल कह सकते हैं। और अगर हम इसकी उपज की बात करें तो अगर उपज की बात करें ना तो ये जो हरी फलियों की उपज होती है तो ये 80 से 100 कुंटल पर सेक्टर प्राप्त हो जाती है। 80 से 100 कुंटल। अगर हम मतलब 50 से 60 कुंटल मिल जाती है, जो अघीती किस्म हो तो उसे मिल जाती है। हम दाने के लिए इसको बो रहे हैं तो 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर दाने हमें मतलब मटर के दाने प्राप्त हो जाते हैं। अगर आगे बात करें इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में तो इसकी हो जाएगा एक अर्किल हो जाएगा, BL6 और BL8 हो जाएगा, आजाद मटर 1 हो जाएगा, पंचपार हो जाएगा, रचना हो जाएगा, सालविया हो जाएगा, बोनबिल हो जाएगा। जो हमारे सालविया होता है इस छिलके सहित खाया जाता है। जो हमारा सालविया होता है, सालविया मटर की किस्म है, तो ये मतलब छिलके सहित खाया जाता है, मतलब छिलके सहित इसको खाया जाता है। और ये जो रचना है ये तो मतलब आपको बताएं कि मतलब पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी है। अगर हम आगे बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे कि लहसुन एवं टमाटर की तुलनात्मक खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो जो हमारा मतलब ये होता है ना, जैसे कि होता है कि अगर हम ऐसे लिख दें कि पूरा लिख दें, एक तरफ लिखेंगे लहसुन, यहाँ पर लिखेंगे टमाटर, यहाँ पे मतलब पाइप मारेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे आगे, जैसे इसके लिए क्या क्या देखिए, मतलब इसमें 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट के लिए 2-2 नंबर फिक्स हैं। तो अगर हम इसका मतलब नाम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पहले बोटेनिकल नेम लिख सकते हैं, फैमिली लिख सकते हैं दोनों का, फैमिली, क्रोमोसोम लिख सकते हैं, क्रोमोसोम लिखकर क्रोमोसोम OP उत्पत्ति स्थान, ये सब हम लिख सकते हैं। इसके बाद लिखने के बाद हमें भी लिखेंगे कि 3, वैसे भी अगर आप कितना भी लिखो, लेकिन अगर थोड़ा सा ये सब लिख दोगे कि हाँ आप देखेंगे कि हाँ मतलब बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो मतलब वो भी सोचेगा कि हाँ मतलब हम नंबर दे देते हैं, तो नंबर मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या क्या दिए, उन्नतशील प्रजातियों की बात दिया है। तो अगर हम लहसुन की बात करें तो पहले लहसुन में हो जाएगा, जैसे एक हो जाएगा प्रजाति तो सोलन होती है, एक सोलन होती है, एक लोहित होती है, सोलन, लोहित और G50 G282। तो G282 जो है बड़ी किस्म वाली है, इसकी कलियाँ ना काफ़ी बड़ी होती हैं, कलियाँ से काफ़ी बड़ी होती हैं। अगर हम आगे बात करें कि इसमें और एक मतलब ये जो लोहित है ना, एक कपास की भी किस्म है, एक कपास मतलब कपास में एक कपास की किस्म है। उसके बाद हम बात करें जैसे एक हो पूना मदुराई मैदानी। तो इसके अगर टमाटर की बात करें तो हो जाएगा पूसा रूबी, तो काफ़ी फेमस वैरायटी है पूसा रूबी हो जाएगा। उसके बाद पूसा रूबी हो गया, पूसा हाइब्रिड,
पूसा हाइब्रिड मतलब पूसा हाइब्रिड जो दो होता है ना, ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, निमेटोड प्रतिरोधी है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी जो पूसा हाइब्रिड होता है, पूसा हाइब्रिड सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। एक पूसा हाइब्रिड 4 होता है। इसके बाद बात करें तो एक होता है HS 101 और HS 102 और एक होता है S12, एक होता है अविनाश और एक होता है अंगूर लता। तो एक अंगूर लता काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अगर हम इसके बाद क्या दिए, उर्वरक की प्रति हेक्टेयर मात्रा, तो अगर हम उर्वरक की बात करें यानी कि NPK की बात करें, NPK इसमें और NPK इसमें, तो जो इसके लिए NPK है टमाटर के लिए लगता है, तो लहसुन के लिए, तो लहसुन के लिए लगता है NPK को लगता है मतलब 100/100। अगर इसके पहले एक कंपोस्ट खाद डालते हैं जो मतलब 2-250 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से 6 से 7 सप्ताह पहले डालते हैं। उसके बाद इसमें बात करें हम तो इसमें लगता है लहसुन में NPK 100/60 और कम इसमें भी लगता है 150 2 कुंटल, मतलब 150 से 200 कुंटल। इसमें भी लगता है कंपोस्ट खाद 150 से 200 कुंटल। इसके बाद क्या दिया है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अगर हम उत्पादन की बात करें यानी कि उपज की बात करें लहसुन की और टमाटर की, तो जो इसकी मतलब उन्नत तरीक़ों से अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं, उन्नत तरीक़ों से अगर देखें तो खेती करने पर मिल जाएगा लगभग 250 से 300 कुंटल, 250 से 300 कुंटल। अगर हम संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्मों से इसमें मिल जाता है लगभग हमारा 600 से 700 कुंटल पर हेक्टेयर उपज मिल जाता है। और इसकी बात करें तो इसमें लगभग 80 से 100 कुंटल पर हेक्टेयर उपज मिल जाता है। और देखिए मतलब कोई मानी बात नहीं, यहाँ पर दिया है कि मतलब 3 हेडिंग दी है, तीनों के लिए नंबर फिक्स है कि बहुत से लोग होते हैं ना कि मतलब काफ़ी डीप काफ़ी बड़े लिख देते हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग, तो ज़्यादा लॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा उतना ही लिखिए, थोड़ा अपने मन से बढ़ाकर लिख सकते हैं। बाकी हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।